हाय दोस्तों। हफीद एक दिन अपने महल में जो सोने चांदी की चीजों से भरा था अपने अकाउंटेंट मरासमस को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो सब मिलाकर हमारी दौलत आज कितनी होगी। शायर, मैंने जोड़ा तो नहीं है पर ये करीब 7 मिलियन गोल्ड टैलेंट्स के बराबर होगी। टैलेंट्स यूजली एक नॉर्मल इंसान के वजन के बराबर को बोलते हैं। जो 50 किलो सोना एक गोल्ड टैलेंट होगा। तो इस पर हाफिद बोलते हैं, हमारे सारे गोडाउन और एम्पोरियम में कितना का सामान रखा होगा जो कि हम बेचते हैं और उन्हें हम सोने में कन्वर्ट करा दें। तो शायर, अभी हमारी इन्वेंट्री पूरी तरह भरी नहीं है पर फिर भी ये करीब करीब 3 मिलियन गोल्ड टैलेंट्स के बराबर होगी। अच्छा, अब गौर से सुनो, सारा सामान बेच के उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट करा दो। ये सुनकर मेरास्मस को बहुत ज़्यादा शौक लगा। पर शायर, ये तो हमारा बहुत अच्छा साल साबित हो रहा है बिजनेस का। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर अब क्यों रुकना। मेरे प्यारे साथी, क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस अभी के लिए तुम सब कुछ बेच दो और मेरे लिए सिर्फ उतना रखो इसमें मैं अपनी बची हुई जिंदगी पीसफुली काट सकूं। बाकी सब गरीबों में और मेरे मैनेजर्स के बीच में बांट दो और अपने लिए भी 50,000 गोल्ड टैलेंट्स रख लो। तुम मेरे लिए अभी तक सबसे कीमती एसेट साबित हुए हो। पर शायर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम बस मुझ पे भरोसा रखो जैसा हमेशा किया है और ये काम खत्म करने के बाद तुम मेरे पास आओ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। सॉरी, बट अब इस स्टोरी से हटके मैं आपको इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आज तक कौन सी चीज ने बनाए हैं? यहाँ मैं बिलियनियर्स की बात कर रहा हूँ, मिलियनियर्स की नहीं। क्या वो चीज टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है या रियल एस्टेट है? वेल, इन तीनों चीजों में से कोई भी नहीं है। कुछ रिसर्चर्स ने जब फाइंड किया तो पता चला कि अराउंड 60 से 70% सेल्फ बिलियनियर्स को बिलियनियर्स बनाया है वो है सेल्स, मतलब चीजें सेल कर पाना, बेचने की स्किल ने। रे क्रॉक, मार्क क्यूबन, अंबानी, बिल गेट्स, टाटा, ये सभी वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट सेल्समैन थे। इन्हें पता है कि कैसे चीजें बेचनी चाहिए, इसीलिए वो इतने अमीर बन पाए। और बात अब सिर्फ पैसे कमाने की ही नहीं है बल्कि हर इंसान को कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज बेचनी ही पड़ती है लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए। प्रोडक्ट्स, आइडिया या कभी ना कभी थॉट्स, जॉब के लिए अपनी स्किल्स, ऐसे ही हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता ही है अपनी लाइफ को जीने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से सेल कर पाने की स्किल वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है जो आप में अच्छे से होनी ही चाहिए। हेंस सेलिंग के ऊपर पढ़ी गई मेरे द्वारा सबसे बेस्ट बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बाय ओग मैंडिनो बुक की समरी बताने जा रहा हूँ। इस बुक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो चलो अगेन फिर से आते हैं उस स्टोरी पे जो मैं आपको बता रहा था। अब मेरास्मस बहुत दुख के साथ हफीद के बोले हुए शब्दों को फॉलो करते हैं और फिर वापिस उनके पास आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्त, क्या तुमने मेरे द्वारा बोली गई सारी बातें खत्म कर दी? हाँ शायर, मैंने कर दी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो बात मैंने अपनी वाइफ लीजा को बताई थी। अब हफीद मेरास्मस को लेके बड़े से चैम्बर में जाते हैं। वो चैम्बर जो हमेशा सिपाहियों से गार्डेड रहता था, जहाँ बोला जाता था कि हफीद ने बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती चीज छुपा के रखी है। लोग बोलते थे कि वहाँ बहुत सारे हीरो और जवाहरात रखे होंगे या ऐसी ही कोई कीमती चीज। मेरास्मस को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्हें पूरे कमरे में सिर्फ एक बॉक्स रखा मिला। मेरास्मस को लगा कि पक्का उसमें एक बहुत अनमोल हीरा होगा, लेकिन हमीद ने जब उसे खोला तो उसमें सिर्फ पुराने कुछ बड़े स्क्रॉल्स मिले, जिसमें से पहला स्क्रॉल्स निकालकर उन्होंने अपने सीने से लगाकर बोला, ये है मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी सक्सेस, मेरी हैप्पीनेस, मेरा लव और पीस ऑफ माइंड इन्हीं की वजह से है। अगर इन स्क्रॉल्स में लिखे हुए प्रिंसिपल्स और लॉज कोई इंसान सीख ले तो वो जितना चाहे उतनी वेल्थ क्रिएट करने की पावर रख सकता है और यही सदियों से होता भी आ रहा है। मुझे आज दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सेल्समैन बोलते हैं तो इसके पीछे भी ये स्क्रॉल्स ही रीजन है। शायर, आप हमेशा से बहुत दयालु रहे हैं तो आपने ये इतनी अच्छी बातें दूसरों को क्यों नहीं बताई? मैंने नहीं किया ऐसा क्योंकि मुझे वादा कराया गया था जब मुझे ये स्क्रॉल्स पास किए गए थे कि मैं इन सब बातों को ऐसे ही किसी के साथ नहीं बांट सकता। और मुझे कहा गया था कि वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किस इंसान को मुझे ये बॉक्स देना होगा। बट अभी तक मुझे वो इंसान मिला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे वो इंसान मिल नहीं जाता तुम मेरे साथ रहो। जैसा आप कहें शायर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और फिर मरासमस वहाँ से चले जाते हैं और हफीद याद करते हैं कि कैसे उन्हें वो स्क्रॉल्स मिले थे।
हफीद पहले बहुत गरीब थे, जिन्हें एक बहुत बड़े रईस बिजनेसमैन ने अपने माता पिता के मरने के बाद अपने पास रख लिया था, जहां वो उनके लिए जानवर संभालते थे, स्पेशली कैमल्स को, पैसों के लिए। अब एक दिन हमीद उस बड़े बिजनेसमैन रईस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये ज़िंदगी ज़रा भी पसंद नहीं है, मुझे आपकी तरह बनना है, मुझे आपकी तरह ग्रेट सेल्समैन बनना है और आपकी तरह रईस बनना है। आप प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कैसे आपकी तरह बन सकता हूँ। जिसके बाद जब पेथरोस पता करने लगते हैं कि कैसे हफीद के पास इतना जोश आ गया अमीर बनने का, तो उन्हें पता चलता है कि हफीद को एक लड़की पसंद आ गई है जो कि एक अमीर घर से है, और कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी एक ऊंट चराने वाले से क्यों करवाएगा, इसीलिए ही वो अमीर बनना चाहते थे। तो इस पे पेथरोस हंसते हुए बोलते हैं, देखो मुझे तुम्हारा एम्बिशन और डिज़ायर पसंद आया, पर क्या सच में तुम्हें वो डिज़ायर है कि या तुम हवा में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। इसीलिए ही मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा, अगर उसमें तुम पास होते हो तभी मैं तुम्हें बताऊँगा। अब टेस्ट ये है कि मैं तुम्हें एक अपनी हाई क्वालिटी की शॉल दूंगा, जो वैसे तो हमने हजारों बेची हैं और सब उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक छोटा सा गांव है बेथलेहम नाम का, वहां उसे कोई भी सेल्समैन आज तक नहीं बेच पाया है, कोई भी वहां ट्राई भी नहीं करता। पर मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और शॉल बेच के आओ, दाम जितना तुम चाहते हो उतने में बेच के आओ। दाम तुम मार्केट से पता कर सकते हो। कुछ भी करने से पहले तुम एक इम्पॉर्टेंट बात को याद रखो और उसे दोहराओ, जो है फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। अब ये लाइन रिपीट करते हुए वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो कैसे भी करके एक शॉल तो बेच ही देंगे। बट बेथलेहम पहुंचने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होने के बावजूद भी वो एक भी शॉल नहीं बेच पाते। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। लोग शॉल खरीदना तो दूर की बात, वो उनसे बात करने के लिए भी राजी नहीं हो रहे थे। कई लोग तो उनके मुंह पर ही बुरा भला बोल देते थे और दरवाजा बंद कर देते थे, और इसी तरह की कई सारी बेइज्जती उनको झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो सोचने लगे कि यहाँ शॉल बेचना इम्पॉसिबल है। वो सोचने लगे कि यहाँ के लोग गरीब हैं, उनके पास हार्डली ही उनके खाने पीने के पैसे हैं, और ये लोग महंगी और हाई क्वालिटी की शॉल कैसे खरीदेंगे, सभी सही करते हैं यहाँ नहीं आके। ऐसे ही कई रीज़न और क्वेश्चंस की वजह से वो क्विट करने का सोचने लगे। और फिर उन्हें अपने प्यार लीजा की याद आई। उन्हें वो रीजन याद दिलाया जिसके लिए वो यहाँ आए थे, जिसने फिर उन्हें वापस जोश दिलाया। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कल तो वो पक्का एक शॉल बेच के ही रहेंगे, क्योंकि अब रात हो गई थी। तो वो एक केव की तरफ चल दिए रात गुजारने के लिए। पर जैसे ही वो केव के पास पहुंचे तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो हैरान हो गए। एक्चुअल में वहाँ एक माँ बाप खड़े थे, उन्हें जस्ट अभी एक बच्चा पैदा हुआ था। वो काफ़ी गरीब दिख रहे थे, उनके कपड़े भी थोड़े फटे फटे थे। वो अपने बच्चे को सीने से लगा के उसे गर्मी दे रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी थी। अब हफीद ने बिना सोचे समझे उस अनमोल शॉल को निकाला और उसे उस फैमिली को दे दिया। ऐसा होने के बाद उन्होंने रोते हुए हफीद को शुक्रिया किया। फिर हफीद वहाँ से चले गए। उन्हें अच्छा तो लग रहा था, पर उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि उनके पास अमीर होने का एक चांस था और वो भी उन्होंने खो दिया। वो सोचने लगे कि पेथरोस को क्या जवाब देंगे। पहले उन्होंने सोचा कि वो बोल देंगे कि उनकी शॉल चोरी हो गई या ऐसा कुछ, पर जब वो पेथरोस के पास पहुंचे तो पेथरोस बाहर ही खड़े आसमान की तरफ कुछ देख रहे थे। उसके बाद फिर हफीद को भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने पेथरोस को सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद पेथरोस ने उन्हें कहा कि तुम वापस जानवर संभालने के लिए चले जाओ, मैं कुछ टाइम बाद तुमसे बात करता हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब हफीद को लगने लगा कि उन्हें जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। बट फिर एक दिन पेथरोस ने हफीद को बुलाया, पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेथरोस बेड पे पड़े हुए हैं, एकदम बीमार, और उनके मुंह से खून निकल रहा था। हफीद को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पेथरोस हैं जो उन्हें 12 दिन पहले मिले थे। बट जब पेथरोस ने हफीद को देखा तो वो बड़ी मुश्किल से बेड से उठे और एक हल्की आवाज में हफीद से पूछा कि क्या तुम फिर से एक ग्रेट सेल्समैन बनना चाहते हो? जी हाँ, मैं बनना चाहता हूँ।
ठीक है, मेरे बेड के नीचे एक डब्बा है, उसे निकालो। ये मुझे दूर ईस्ट के एक आदमी ने दिया था जब मैंने उनकी जान बचाई थी, जब मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा गरीब था। इस डब्बे में 10 नंबर वाइज स्क्रॉल्स हैं जिनके अंदर ऐसी कीमती बातें लिखी गई हैं जो कि किसी भी इंसान को उसकी सोच से कहीं ज़्यादा अमीर बना सकती हैं। इसमें ही वो सारी बातें हैं जिसने मुझे एक ग्रेट सेल्समैन बनाया, जो कि तुम्हें भी पक्का बनाएगी। पर इससे पहले तुम्हें मुझे 3 वादे करने होंगे। तुम स्क्रॉल नंबर 1 में लिखी हुई बातों को फॉलो करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, तुम इन स्क्रॉल से जितना भी पैसा कमाओगे उसका आधा तुम गरीबों में दे दोगे। तीसरा, तुम इस डब्बे को अपने पास रखोगे और तब तक पास रखोगे जब तक तुम्हें साइन नहीं मिल जाता कि ये डिब्बा तुम्हें आगे किसको देना है। जब तुम बेथलेहम से वापस आ रहे थे तो मैंने आसमान में एक अजीब सा तारा देखा और वो मेरे नज़दीक आते ही जा रहा था जब तुम मेरे पास आए। फिर मुझे समझ आया कि वो तुम ही हो और फिर तुम्हारी कहानी ने मुझे पक्का कर दिया। अब मैं सुकून से इस ज़िंदगी से जा सकता हूँ, जैसे कि मेरी ज़िंदगी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम अब डेमस्कस नाम के शहर के पास जाओ, वहाँ तुम्हें इस नॉलेज को अप्लाई करने के बहुत से मौके मिलेंगे। मैं अब थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। हाफिद की आंखों से आंसू निकल रहे थे जब वो पेत्रोस को अलविदा कह रहे थे, बट जाते जाते हाफिद ने एक ऐसी बात बोली जिसने उन दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये था वो फर्स्ट पार्ट इस बुक का। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि इन स्क्रॉल्स में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नेक्स्ट वीक ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बट स्टिल फर्स्ट पार्ट के जो 2 इंपॉर्टेंट लेसन आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए वो है, पहला कि हार आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपके जीतने का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा। और सेकंड, अगर आपका मन बीच में ही किसी काम को क्विट करने का आए तो आप हफीद की तरह उस इम्पॉर्टेंट रीज़न को ढूंढो जिसकी वजह से आपने काम करना शुरू किया था। ये चीज़ें आपको एक्शन लेने में हेल्प करेंगे बुरे से बुरे टाइम में भी। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बुक से बताई हैं बाई ऑगमेंडिनो। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ही काम की बातें आपको हमेशा बताता रहता हूँ। शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।